सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति के अर्थ, उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था कि औद्योगिक क्रांति एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो आज भी चल रही है। औद्योगिक क्रांति किन कारणों से हुई, इस पर अगर हम विचार करें तो सबसे पहले ये पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से हुआ। तो औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ? वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई? तो पहली बार जो औद्योगिक क्रांति का अनुभव किया गया वो इंग्लैंड में किया गया और इंग्लैंड से ही सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती। तो वो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण यूरोप के सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का अनुभव किया गया। तो वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन परिस्थितियों के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति? तो उसका पहला जो कारण था इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति का, वो जो भारी उद्योग थे, दोनों ही अगर देखें तो कोयला और लोहा की प्रचुर मात्रा में इंग्लैंड में पाया जाना एक बड़ा कारण था कि दोनों ही की खानदानें पास पास थी। तो दोनों भारी उद्योग है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाना, ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की ऐसी स्थिति पाई गई कि वहाँ पर लोहा और कोयले की खानें पास पास थी। और जब लोहा और कोयले की खानें पास पास थी तो सामान्यतः लोहा इस्पात उद्योग आसानी से विकसित हो सका, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग या लोहा उद्योगों का आधार होता है। तो अच्छे लोहे की प्राप्ति के लिए कोयला और लोहा, क्योंकि कोयले से ही हम अच्छे लोहे को प्राप्त कर सके, और जिसके कारण तो पहला कारण जो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में होने के क्या कारण थे? वो कुछ कारण है कि औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में किन कारणों से हुई। तो पहला कारण था कि इंग्लैंड में लोहे और कोयले की प्रचुरता, लोहा एवं कोयला की प्रचुरता लोहे और कोयले की प्रचुर मात्रा में थे और दोनों ही पास पास थे, इसीलिए ये आसानी से विकसित हो गए। इसके अलावा टिन है, जस्ता है, जो उनके सहायक उद्योग माने गए, उनकी भी वहाँ पर उपलब्धता थी। तो पहला कारण तो सामान्यतः अगर देखें तो लोहा और कोयला दोनों ही पास पास मिल जाना ये एक सौभाग्य की बात थी, क्योंकि दोनों ही भारी उद्योग थे और उद्योगों के विकसित होने से, परिवहन की सुविधा विकसित होने से पहले इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना बहुत मुश्किल था। तो लोहा और कोयले की आदर्श जो दशाएँ थी वो इंग्लैंड के में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने में बड़ी भूमिका निभाई। अगर हम दूसरी बात करें तो उद्योग लगाना एक आसान काम है। हम कहीं से पूंजी एकत्रित करके एक के बाद एक उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है उद्योग स्थापित करने के बाद कि उद्योगों के लिए एक तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल और उनसे तैयार माल की जहाँ खपत हो सके तो उद्योग विकसित हो जाते हैं। तो दूसरा एक बड़ा कारण था कि इंग्लैंड के पास एक विशाल औपनिवेशिक क्षेत्र था। विशाल औपनिवेशिक क्षेत्र,
इंग्लैंड यूरोप का एक ऐसा देश था जिसके पास एक विशाल औपनिवेशिक क्षेत्र था। उसने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया और उस पर अपना शासन स्थापित किया। तो इंग्लैंड के पास एक विशाल औपनिवेशिक क्षेत्र होने से उसने अपने उद्योगों के लिए अगर कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी तो उसने उन औपनिवेशिक क्षेत्रों का उपयोग किया, और जब तैयार माल प्राप्त हुआ उद्योगों से तो उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों में ले जाकर उस कच्चे माल को, तैयार माल को, जो वहाँ से कच्चा माल कम कीमत पर खरीदा और तैयार माल ले जाकर उन्हीं देशों में ऊंचे दामों पर बेच के अधिक से अधिक लाभ कमाया, और इससे उसके उद्योग बहुत अधिक विकसित हुए। भारत का ही देखें, कोई समय में इंग्लैंड भारत से सारा कपड़ा अपने जो उत्पादन होता था इंग्लैंड का 80 से 90% कपड़ा भारत से निर्यात किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड ने भारत से कच्चा माल यानी कपड़े, कपास का आयात करना शुरू कर दिया, और एक स्थिति ऐसी आई कि उसने भारत के बने कपड़े पर इंग्लैंड में प्रतिबंध ही लगा दिया और वहाँ से तैयार माल भारत आने लगा। तो एक सुनियोजित तरीके से इंग्लैंड ने भारत के कच्चे माल को या भारत के उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को एक योजनाबद्ध तरीके से नष्ट भी किया। तो एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य इंग्लैंड के पास था, और कहा जाता है कि उसके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, इतना विशाल साम्राज्य इंग्लैंड के पास था। तो एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य होना भी इंग्लैंड के लिए औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इंग्लैंड की औपनिवेशिक क्षेत्र ने उसमें सहयोग प्रदान किया। तो बड़ी बात रही कि इंग्लैंड ने उस समय उद्योगों में जो भी उत्पादन किया उन औपनिवेशिक देशों में उन्होंने एक के बाद एक भेज के अधिक से अधिक मुनाफा कमाया। तीसरा अगर हम कारण देखें तो इंग्लैंड ने के यूरोप के बहुत सारे देशों में, जैसे फ्रांस में भी औपनिवेशिक साम्राज्य था लेकिन इतना नहीं था, फ्रांस में भी औद्योगिक क्रांति का अनुभव किया गया उसके साथ। लेकिन कुछ क्षेत्रों में फ्रांस पिछड़ गया। कुछ कारण रहे कि इंग्लैंड ने जो अपना उत्पादन किया वो उसने मांग के अनुरूप उत्पादन, मांग के अनुरूप उत्पादन, इंग्लैंड ने अपने उद्योगों में उन वस्तुओं का उत्पादन किया जिसकी डिमांड अधिक थी, जो सस्ती होती थी, जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी। जबकि फ्रांस इस मामले में इंग्लैंड से औद्योगिक मामले में इसलिए पिछड़ गया क्योंकि इंग्लैंड ने मांग के अनुरूप नई उत्पादन करके विलासी वस्तुओं का उत्पादन किया, बहुत कीमती वस्तुओं का उत्पादन किया। तो जो कीमती वस्तुएं थी या विलासी जो वस्तुएं थी उनकी मांग सीमित होती है, जबकि मांग के अनुरूप अगर हो तो उसको व्यक्ति आसानी से खरीद सकता है। तो इंग्लैंड ने एक थ्योरी ये बनाई कि उत्पादन इस प्रकार का किया जाए जो अधिक से अधिक लोग उसे खरीद सके और अधिक मुनाफा कमाया जा सके। तो इंग्लैंड ने सामान्यतः विलासी वस्तुओं का या कीमती वस्तुओं का उच्च दामों पर नहीं, इंग्लैंड ने एक नीति बनाई कि हम अधिक से अधिक उत्पादन कैसे करें और कम से कम कीमत हो उसकी, यानी अधिक से अधिक उत्पादन और सस्ते से सस्ता उत्पादन करने की जो नीति अपनाई, उस नीति में भी उसने सहयोग किया कि उसका उत्पादन दिनों दिन बढ़ता गया और वो उत्पादन सस्ता होता गया। जनता उसको खरीदने में उसे समस्या नहीं आई, क्योंकि विलासी वस्तुओं को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो एक तीसरा बड़ा कारण था कि इंग्लैंड ने मांग के अनुरूप उत्पादन किया। अगर हम आगे देखें तो इंग्लैंड के अंदर पूंजी की भी उपलब्धता थी, ठीक है, पूंजी की उपलब्धता। इंग्लैंड एक धनी देश था, संपन्न देश था, वहाँ के लोगों के पास पूंजी थी, धन था। तो
बातों से तो उद्योग स्थापित हो नहीं सकते। तो उसके लिए उद्योग, अगर इंडस्ट्री स्थापित करनी है तो धन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ के लोगों के पास धन था, धनी लोग थे, तो उन्होंने अपना उद्योग स्थापित किया और सरकार ने उसमें सहयोग किया। और समय के साथ सरकार ने बैंक स्थापित कर लिए और उद्योगपतियों को अगर बैंक से अगर ऋण की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक के बाद एक ऋण भी उपलब्ध करवाए, जिससे उनके आर्थिक जो समस्या है, संकट है, वो समस्याएं और संकट सामान्यतः इंग्लैंड के उन उद्योगपतियों को नहीं झेलने पड़े और एक बड़े क्षेत्र में उन्होंने अपने उद्योगों को विकसित किया और अधिक से अधिक उत्पादन करके उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी उसका निर्यात किया। तो ये कारण हो गया पूंजी की उपलब्धता। और इंग्लैंड ने बड़े बैंक स्थापित करने से उन उद्योगों को अगर ऋण की ज़रूरत पड़ी या पूंजी की ज़रूरत पड़ी तो सामान्यतः उन्होंने उन क्षेत्रों से बैंकों से पूंजी और ऋण उपलब्ध कर लिया और हमारे अपने उद्योगों को और अधिक विकसित मशीनीकरण के लिए जब भी धन की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उन धन को एक के बाद एक किस्तों पर उन्होंने वापस उसे चुका भी दिया। अगर तब देखें तो वहाँ पर व्यापारी वर्ग को स्वतंत्रता भी थी, उन पर नियंत्रण भी नहीं था और व्यापारी वर्ग का भी उदय एक बड़ी भूमिका रही कि व्यापारी वर्ग का वहाँ पर प्रभाव रहा। तो अगला कारण है कि व्यापारी वर्ग का प्रभाव। इंग्लैंड एक व्यापारिक देश था, तो वहाँ के व्यापारियों पर सामान्यतः राजा या स्थानीय जो प्रशासन या शासन होता है उसका कम से कम हस्तक्षेप था और व्यापारी लोग स्वतंत्र थे अपने व्यापार वाणिज्य के लिए, उन पर कम से कम नियंत्रण था। और व्यापार के साथ अगर इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड, साउथ वेल्स और आयरलैंड वगैरह इन क्षेत्रों में एक ही प्रकार की मुद्रा चलती थी। तो सामान्यतः व्यापारियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में या अपने सामान को बेचने में जो सीमा शुल्क या जो मुद्रा की जो समस्या थी वो समस्या से उन्हें सामान्यतः छुटकारा मिला, जिससे इंग्लैंड में सामान्यतः औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड में जो हुई औद्योगिक क्रांति में व्यापारी वर्ग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट अगर देखें तो इंग्लैंड की एक भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड भौगोलिक रूप से भी ऐसे क्षेत्र पर स्थित था जो यूरोप का एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया। चारों ओर से समुद्र से घिरा था, एक सुरक्षित था और उनसे समुद्री मार्गों से सामान्यतः एक स्थान से दूसरे देशों के साथ आसानी से जुड़ा रहा। इसलिए कच्चे माल को अगर उसे निर्यात की ज़रूरत पड़ी तो सामान्यतः वह उस क्षेत्रों में आसानी से पहुंच पाए और तैयार माल भी सामान्यतः उन क्षेत्रों को पहुंचाना आसान रहा। तो एक इंग्लैंड की जो सामुद्रिक रूप से जो उसकी पृष्ठभूमि थी कि चारों ओर से समुद्र से घिरा था, इसीलिए वह किसी भी क्षेत्र में उसे अगर जाने की ज़रूरत पड़ी तो सामान्यतः वह उस स्थिति में आसानी से पहुंच पाया। और सामान्यतः ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की भौगोलिक जो स्थिति थी उसने भी औद्योगिक क्रांति में उसका सहयोग प्रदान किया। व्यापार हमेशा उस क्षेत्र में आसानी से विकसित हो सकता है, व्यापार वाणिज्य का विकास हो सकता है जहाँ राजनीतिक स्थायित्व हो। अगर राजनीतिक अस्थिरता होगी तो उन क्षेत्रों में सामान्यतः स्थिति नियंत्रित नहीं होती। तो एक अगला प्रमुख कारण ये भी रहा इंग्लैंड का कि उस समय में इंग्लैंड में राजनीतिक स्थायित्व था। राजनीतिक स्थायित्व होने से
सामान्य जनता और व्यापारी वाणिज्य में शांति बनी रही और एक सुरक्षा की जो व्यापारियों के लिए ज़रूरी होता है, लूटपाट नहीं हो, अव्यवस्था नहीं हो, अशांति नहीं हो। लेकिन जब इंग्लैंड के अंदर शांति और अव्यवस्था की स्थिति थी तो उस शांति और अव्यवस्था में व्यापार विकसित नहीं होता। तो शांति और व्यवस्था होने के का एक बड़ा कारण था कि वहाँ पर जो राजनीतिक स्थायित्व था, वहाँ पर राजनीतिक रूप से कोई उत्तराधिकार जैसे कोई संघर्ष नहीं थी। तो वो एक बड़ा कारण रहा कि राजनीतिक रूप से एकता रही, शांति रही और उस शांति काल में सामान्यतः और शासकों ने भी व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हें सुरक्षा प्रदान की। तो एक ये भी बड़ा कारण रहा। और वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार ये भी एक बड़ा कारण है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का होने में। कि इंग्लैंड वैसे तो धार्मिक देश था, अगर देखें तो वहाँ पर ईसाई धर्म का बोलबाला था, फिर भी वहाँ पर धार्मिक रूप से लोगों को सोचने की, तर्क करने की स्वतंत्रता थी। इसीलिए बहुत सारे जो आविष्कार हुए, वैज्ञानिकों को चाहिए कि उन्हें स्वतंत्र सोच दी जाए। और जब स्वतंत्र सोच होती है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ नया कर पाता है, नहीं तो धार्मिक बंधनों में जकड़ जाता है। तो वह सारी चीज़ें यही सोचता है, ये तो ईश्वर प्रदत्त है, ये तो इस कारण से हुआ है, उस कारण से हुआ है, तो धार्मिक दोष ढूंढने लगता है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर कोई समय में बारिश क्यों होती है, क्या है, कैसे है, जल जैसे ही H2O बना के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जल बनती है। जब एक के बाद पृथ्वी के सूर्य की गतियों का अध्ययन हुआ, ठीक है ना, तो कोपरनिकस क्रांति हो गई। लोगों के स्वतंत्र विचार आए कि यार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कोई दैवीय शक्ति नहीं है, तो पृथ्वी के घूमने के कारण, सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूमने के कारण ये परिस्थिति बनती है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारी जैसे बीमारियाँ थी तो उनको देवी प्रकोप के रूप में, धार्मिक रूप में मान लिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं। इंग्लैंड ने उन्हें स्वतंत्र सोचने वालों का एक अवसर प्रदान किया और उन लोगों ने इंग्लैंड में सामान्यतः स्वतंत्र विचार डेवलप किए और उन स्वतंत्र विचारों का ये प्रभाव हुआ कि बहुत सारे इंग्लैंड में सौभाग्य से कहें कि उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए और वो आविष्कार ने सहयोग किया इंग्लैंड में। आगे पढ़ेंगे कि जब हम विभिन्न क्षेत्रों में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि इंग्लैंड के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से, कृषि के क्षेत्र में कौन से, लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र में कौन से, कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में कौन से नवीन आविष्कार हुए जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को सफल बना दिया या उनमें योगदान में महत्वपूर्ण। तो बहुत सारे आविष्कार इंग्लैंड में, प्रारंभिक आविष्कार अगर देखें तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुए, तो उन आविष्कारों का भी एक बड़ा योगदान रहा कि जिसने एक के बाद एक औद्योगिक क्रांति का एक बड़ा कारण ये भी था कि कृषि क्रांति का होना, कृषि क्रांति का होना, क्रांति का होना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ कपड़े उद्योग से, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से हुई। और अगर हम वस्त्र उद्योग की बात करें तो वस्त्र कोई मशीन से वस्त्र उत्पादित नहीं होते कि एक मशीन ले आए और उससे कपड़े निकलने प्रारंभ हो गए, ये तो संभव नहीं। इसके कपड़े उद्योग के लिए अगर हमें मशीनों से कपड़ा बनाना है, मशीनीकरण हुआ, तो कपड़े के लिए हमें अधिक से अधिक कपास का उत्पादन करना पड़ेगा। इसलिए इंग्लैंड में एक कृषि क्रांति हुई, उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई और छोटे छोटे जो खेतों में कृषि होती थी उनके स्थान पर उन लोगों ने बड़े बड़े छोटे छोटे खेतों को मिला के बड़े फार्म हाउस बना लिए और एक साथ उनसे उन खेतों में कृषि कार्य
किया गया, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अगला अगर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति में एक कारण रहा कि इंग्लैंड के अंदर अर्धकुशल जो कारीगर थे उनकी कमी नहीं थी। तो अगला एक पॉइंट ये भी हो सकता है इंग्लैंड में अर्धकुशल कारीगर की उपलब्धता। इंग्लैंड के अंदर जब सामंती व्यवस्था का अंत हुआ और बड़े क्षेत्रों पर कृषि होने लगी, तो उस क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत थे, तो वो लोग जब शहरों की ओर आए, उद्योगों में आए, तो उद्योगों में उन्हें सामान्यतः काम मिल गया। तो मजदूरों की जो सस्ते मजदूर उद्योगों के लिए एक बड़ी मांग होती है, वो भी इंग्लैंड में एक सामान्य तय ये बात थी कि वहाँ उपलब्ध हो गई। और अर्धकुशल कारीगर थे जो ग्रामीण सामंती व्यवस्था के अंत होने से सामंतों के यहाँ कार्य करते थे। जब उद्योगों की ओर आए वो, तो वहाँ पर मशीनों को देखा, तो जो मशीनीकरण था तो उसमें सामान्यतः इन अर्धकुशल कारीगरों ने उन मशीनों पर काम करना आरंभ कर दिया। तो ये भी एक बड़ी कारण रहे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 8-10 कारण हो गए हमारे पास कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, जबकि इसे बाद के समय में जब देखते हैं कि जर्मनी और अमेरिका ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया औद्योगिक क्षेत्र में। लेकिन प्रारंभिक जो शुरुआत जो इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति की, और विशेष तौर से सूती वस्त्र के क्षेत्र से उनके प्रारंभ होता है। तो ये कुछ कारण थे कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से ही हुआ। तो ध्यान रखें कि एक प्रश्न बनता है इस प्रकार का कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ। तो ये कारण है कि पहला कोयले और लोहे और कोयले की प्रचुरता इंग्लैंड के पास की, इंग्लैंड में लोहा और कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और वो उसकी खाने भी पास पास थी। तो सामान्यतः क्योंकि लोहे के बिना तो हम उद्योग की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आधारभूत उद्योग, लोहे के आधारभूत जो मटेरियल है वो लोहा ही है, क्योंकि लोहे के बिना मशीनों की हम कल्पना नहीं कर सकते। विशाल औपनिवेशिक क्षेत्र, कच्चा माल मिल गया, तैयार माल उन्हीं क्षेत्रों में ले जाकर बेच दिया, अधिक से अधिक लाभ मिला, सस्ता कच्चा माल खरीदा, तैयार माल। तो विशाल एक औपनिवेशिक राज्य भी इंग्लैंड के पास होना का कारण था। मांग के अनुरूप डिमांड थी, जैसी वस्तु आवश्यकता हो उसी अनुरूप अगर अधिक से अधिक लोग खरीद पाए तो उत्पादन अधिक होगा। मशीनीकरण का उसने बड़ा प्रयोग किया और सस्ता माल बनाया और विभिन्न क्षेत्रों को बेचा। पूंजी की उपलब्धता, व्यापार, लोगों के पास जो पूंजीपति थे, पूंजीपतियों की संख्या भी थी, उन्होंने धन लगाया और सरकार ने भी उनका सहयोग किया और बैंकों की स्थापना की, वो भी एक बड़ा। व्यापारी वर्ग का प्रभाव, हस्तक्षेप नहीं था सामंतों का या राजाओं का, कि व्यापारियों को एक स्वतंत्र सोच दी, इसलिए व्यापारी लोग वहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में गए, कच्चा माल लाए, तैयार माल ले जाकर उन क्षेत्रों में बेचा। तो वहाँ पर व्यापारियों की भी स्वतंत्र भूमिका रही, उन पर हस्तक्षेप नहीं था स्थानीय शासकों का। तो वो भी एक बड़ा कारण रहा। भौगोलिक स्थिति, चारों ओर से पानी से घिरा होना भी उसके लिए एक अच्छी बात थी कि वह सुरक्षित रहा और विभिन्न क्षेत्रों में उसने जहाजी मार्ग, जल मार्ग से, बड़े बड़े जहाज़ों से कच्चा माल आया, तैयार माल ले जाकर बेचने का काम भी है। राजनीतिक स्थायित्व भी बड़ी बात थी, क्योंकि शांति स्थापित अच्छे शासक होते हैं तो सामान्यतः व्यापार वाणिज्य का विकास होता है। वैज्ञानिक आविष्कार के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते। तो स्वतंत्र विचार, लोगों को सोचने की अवसर प्रदान किया और उसका परिणाम आविष्कार हुए। आविष्कारों ने मशीनीकरण को जन्म दिया और मशीनीकरण ने औद्योगिकरण को। कृषि क्रांति का होना, अधिक से अधिक क्षेत्रों में जब कृषि हुई तो हम समझ सकते हैं कि कपड़ा उद्योग में है, चीनी उद्योग है, ये बहुत सारे उद्योग सीधे सीधे कृषि पर निर्भर है। तो बड़े क्षेत्रों में कृषि उत्पादन होना भी एक कृषि क्रांति का होना भी। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता से इंग्लैंड में जो मशीनों पर काम करने वाले कारीगरों की जब ज़रूरत पड़ी तो ये कारीगर धीरे धीरे कुशल कारीगर हो गए। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का पहली बार
अनुभव किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति से विभिन्न क्षेत्रों में कौन से परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के बारे में